नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज होगा हमारा क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं टॉपिक 1। टॉपिक 1 के अंदर हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय होती है उनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज कहने का मतलब है जो एक्सरसाइज 1.1 है वो किन पॉइंट्स पर बेस है, किन बातों पर आधारित है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिक पॉइंट यहाँ पे ये है, एक तो आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसके बारे में आज आप यहाँ पे जानोगे। दूसरा पॉइंट आता है किसी संख्या के गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप लोग यहाँ पे समझोगे। थर्ड पॉइंट जो है वो है यहाँ पे गुणनखंड विरक्ष। गुणनखंड विरक्ष होता क्या है? गुणनखंड विरक्ष यहाँ पे जो हमारे गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं को एक ऐसी श्रृंखला में रखना, गुण कहने का मतलब है विरक्ष के रूप में यहाँ पे बनाना, वो हो जाते हैं हमारे गुणनखंड विरक्ष। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट होगा वो होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से मैसे और लैसे ज्ञात करना। बात क्लियर? फिफ्थ नंबर का पॉइंट संख्याओं तथा उनके मैसे तथा लैसे के बीच संबंध। प्यारे भाइयों बहनों, पांचों के पांचों जो पॉइंट्स है इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप इनको मिस करोगे तो कहीं ना कहीं आप एक्सरसाइज में कंफ्यूज होगे, एक्सरसाइज में आपको दिक्कत आएगी। तो आपको ये बेसिक पॉइंट तैयार कर लेने हैं और जो आपकी एक्सरसाइज है वो आसानी से सोल्व हो जाएगी, गारंटी हमारी है। अगर आप इनको अच्छे से क्लियर करते हो तो नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा आज के इस टॉपिक 1 के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस टॉपिक 1 को। देखिए, अब यहाँ पे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की? भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं होती क्या है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक के अतिरिक्त और अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। यही बात यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी गई है। संख्या एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त यानी खुद को छोड़कर अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब भाज्य संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है? भाज्य संख्याओं में जैसे हमने यहाँ पे लिया है 4 की अगर बात की जाए तो 4 एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्या से कटेगा जो है 2। बोलिए बात सही है कि नहीं? संख्या 4 जो है वो 2 से भी यहाँ पे डिवाइड होगी। इसके बाद में अगर बात करें 6 की तो 6 भी किस किस संख्या से कटेगा? 1 से भी कटेगा, 6 से भी और 3 से भी कटेगा। इसी प्रकार से जो है 8 है, 8 यहाँ पे 1 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 और 2 से भी कटेगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए 10 की, 10 जो है 1 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा एक होता है ना, एक और वह संख्या स्वयं यानी अपने आप को छोड़कर अगर किसी संख्या से विभाजित होती है तो ऐसी संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है। इसी के अंदर अगर बात करें हम अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याओं में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। कहने का मतलब अभाज्य संख्याओं में जो है संख्या एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से न कटे, ऐसी संख्याएं जो है हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कहलाती है। अब इसमें अगर बात की जाए, देखिए दो जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, अन्य किसी संख्या से ये नहीं कटेगा। 3 को यहाँ पे देख लीजिए, 3 जो है स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा।
5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो एक या फिर स्वयं से ये डिवाइड होगी, अन्य किसी भी संख्या से यहाँ पे डिवाइड नहीं होगी। ऐसी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती है। बात क्लियर? देखिए बेसिक्स को आप पकड़ के रखिए, बेसिक्स को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जो एक्सरसाइज है वो आसानी से सोल्व हो जाएगी। वर्किंग रूल आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि मेथड क्या लगना है। तो क्वेश्चन आप कितने भी कर लीजिए, क्वेश्चन चुटकियों में, मिनटों में, सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। बात क्लियर? तो आप बेटा करिए इनको यहाँ पे नोट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वे आप यहाँ पे नोट करिएगा, उनके बारे में यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। करिए आप इसको नोट या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स हेडिंग है क्या आपको लिखना है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे निकले हैं। क्या क्या है देख लीजिए एक बार। संख्या 1, संख्या 1 जो है न तो वो भाज्य संख्या ही है और न ही अभाज्य संख्या ही है, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है बेटा वे एग्जाम्स में एक एक नंबर जो ऑप्शनल टाइप एग्जाम आते हैं क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या बनती है जो न तो भाज्य ही है और न ही अभाज्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे बन जाएगा आपका 1। केवल एक ही ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य ही है और न ही अभाज्य है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, संख्या 2 सबसे छोटी, संख्या 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। बात क्लियर? नोट करते चलना है साथ के साथ। थर्ड पॉइंट, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या जो होती है वो होती है 4 और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या जो होती है वो होती है 9। ठीक है, बात कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, अभाज्य संख्या के केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है और दूसरा स्वयं वह संख्या, यानी वो संख्या खुद ही अपना एक गुणनखंड होती है। क्योंकि एक जो है भाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए किसी संख्या के को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते समय हम एक का प्रयोग नहीं करते हैं। एक का प्रयोग नहीं करते हैं, कहीं कहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसी संख्या है न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है। एक मल्टीप्लिकेशन जब हम किसी की इसके साथ करते हैं तो ये उसी के रूप में बदल जाता है। ठीक है, जैसे 18 का 1 में गुणा करो तो 18 एकम 18 ही आएगा। ये कहता है कि भाई मेरे पास जो ताकत है वो मैं 18 तुझे ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका स्वभाव ऐसा है कि जो इसके साथ घुलना मिलना चाहेगा ये भाई उसी के साथ चल देता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा देसी लैंग्वेज में अगर यहाँ पे बात करें तो इस तरीके से बनता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है भाई भाइयों बहनों, ये 4 के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लगा लेने हैं। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस इनमें से निकल के जरूर बनेगा। एक एक नंबर में 110% इस तरह के क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चंस मिलता ही मिलता है। तो करिए आप इसको भी नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है किसी संख्या के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ ए नंबर। इसमें क्या है, कोई हार्ड बात नहीं है, केवल समझने का फर्क है। जो अभी तक आप न्यूमेरिकल फॉर्म में सीखते आए हो, इसमें बेसिक सा जो यहाँ पे लेक्चर बना है टॉपिक 1, इसमें इनको लैंग्वेज में चेंज करके लिखा गया है, बस फर्क इतना है। ठीक है, कहता क्या है, यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है तब तक हम डिवाइड करें जब तक कि शेषफल जो है वो शून्य न बन जाए। बात क्लियर, कंफर्म है। किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित जब तक डिवाइड करते जब तक कि शेषफल हमारा जो है वो शून्य न आ जाए। पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या मतलब जिसे भाग दे रहे हैं और विभाजित होने वाली संख्या को जिसको भाग कर रहे हैं का एक गुणनखंड कहलाती है।
बात कंफर्म, समझ आई। अब देखिए यहाँ पे कहता क्या है, इसको आप समझिए एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास 20 है, तो 20 के आप एक बार अभाज्य गुणनखंड करिए यानी फैक्टर्स करिए। तो 20 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ जाएगा। इसके बाद में फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनता है, 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 20 को काटा है 10, 2 से फिर 10 को काटा है 5, 5 से 1 को काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे तो आएगा 1। यहाँ पे वो लिखा जाता है भैया जहां हम जितनी बार उस टेबल को पढ़ते हैं उसका नंबर आता है और जो हमारा शेषफल बनता है वो 0 आ जाता है। एक देखिए कैसे, मान लो हमारे पास में यहाँ पे 8 है, 8 को कंप्लीटली डिवाइड करके दिखाएंगे आपको, 2 चौके 8, ठीक है। शेषफल आप इसका देखिए 0, कंफर्म। 0 जो है यहाँ पे हो जाता है हमारा शेषफल। अब 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना है 4, तो इस 4 को हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 से हमने डिवाइड किया है 20 को, तो 2 एकम 2, ये जो 0 है एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो नंबर्स आया है पढ़ा पढ़ने के बाद वो हमने यहाँ पे लिखा है। शेषफल यहाँ पे कितना हो जाता है, 0 बन जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे 20 के जो गुणनखंड है, 20 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे, फैक्टर ऑफ 20। बात कंफर्म। अब यहाँ पे कहता है विभाजित करने वाली संख्या जो है विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड होगा, यानी 20 तो हो जाएगी क्या, विभाजित होने वाली संख्या, और 2 हो जाएगी विभाजित करने वाली संख्या, 2 2 और 5, ठीक है। बात कंफर्म। ये था इसका कहने का मतलब। अब करिए इसको नोट, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमको मिलता है गुणनखंड विरक्ष यानी फैक्टर ट्री। तो इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब है गुणनखंडों की वह श्रृंखला, गुणनखंडों की वह सीरीज जिसको हम एक वृक्ष के रूप में लिखते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वही बेटा हमारा गुणनखंड वृक्ष कहलाता है, ठीक है। ये बन जाता है हमारा गुणनखंड वृक्ष। अब एक बार इसको देख लीजिए कि गुणनखंड वृक्ष लिखा किस तरीके से जाएगा। देखिए हम यहाँ पे संख्या लेते हैं 28 हम यहाँ पे संख्या लेते हैं एक, इसको सबसे पहले आप फैक्टराइज कर लीजिए। कहने का मतलब है एक बार इसका आप यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 2 से 28 को काटेंगे तो आएगा कितना, 14 आएगा। फिर 2 से 14 को काटेंगे आएगा 7, फिर 7 से 7 को काटेंगे आएगा 1, यानी शेषफल हमारा यहाँ पे 0 बन जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास संख्या है 28, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं गुणनखंड विरक्ष। देखिए सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, इसकी दो टांगे इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको काटा 2 से काटने पर हमें क्या मिलता है, 14 मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 2 का टेबल अगर हम 14 बार पढ़ लें तो हमारा 28 बन जाता है। तो 28 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वे हो जाएंगे 2 और 14, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है 14 की, यानी 14। तो 14 की भी यहाँ पे 2 टांगे खींच लीजिए भाई, ये खींच ली 2 टांगे। 14 के जो 2 गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 7। बात कंफर्म। ये हो गए हमारे इस 28 का गुणनखंड रूप, फैक्टर ट्री जिसको हम बोलते हैं। कंफर्म है। ये इतना सा पॉइंट था बस, और ज्यादा क्या है इसमें, कुछ नहीं है, इतना ही है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड विरक्ष। कंफर्म करिए इसको नोट, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट बात हम यहाँ पे करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से मैसे और लैसे ज्ञात करना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में आप सबसे पहले यहाँ पे जानिए फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक धनात्मक क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए का मैसे, मैसे का मतलब होता है बेटा महत्तम संख्या। ठीक है, मैसे का मतलब होता है बेटा महत्तम संख्या और लैसे का मतलब यहाँ पे होता है लघुत्तम संख्या। बात कीजिए, नोट कर दीजिएगा, लैसे लघुत्तम संख्या, लघु मीन्स छोटी। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके, फर्स्ट टॉपिक जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करने की इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। बात क्लियर? अब समझिए, फर्स्ट के लिए दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर मैसे ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से करते हैं, संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की जो न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम का मतलब होता है छोटी घात। ठीक है, न्यूनतम घात का जो गुणनफल होगा वो ही हमारा मैसे हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, यहाँ पे कहा है दो से अधिक संख्याओं का लैसे, लैसे अगर यहाँ पे ज्ञात करें तो संख्याओं के जो गुणनखंडों में से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा वो ही हमारा मैसे बन जाता है। बात क्लियर है? ये दोनों के दोनों पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट मारिए इसका यहाँ से या फिर नोट करिए और इनको आपको रखना है ध्यान, और एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं उसको यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, करिए आप इसको एक बार यहाँ पे नोट। देखिए दो संख्याएं हमने यहाँ पे ली है, 26 और 72 का हमको क्या ज्ञात करना है, लैसे और मैसे ज्ञात करना है। अब यहाँ पे पॉइंट को ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो देखिए हम ज्ञात करेंगे क्या, लैसे। ठीक है, लघुत्तम संख्या यहाँ पे ज्ञात करेंगे। लैसे के लिए यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, 26 और 72 को आप लिख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब इनको आप फैक्टराइज करिए, यानी इनके गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का यहाँ पे कहा गया है प्रयोग करने के लिए, दो से सबसे पहले इनको काटेंगे, 26 को काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 72 को काटेंगे 2 3 6 और 2 6 12। इसके बाद में फिर से 2 से काटेंगे, 2 रहेगा एज इट इज, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 13 एज इट इज और 2 9 18। बात कन्फर्म है? इसके बाद में यहाँ पे अगर बात करें हम 3 से कटेगा, क्यों 1303 से नहीं कटेगा, बट जो ये 9 है ये 9 3 से आसानी से कट जाएगा, तो काटिए, 13 तो रहेगा एज इट इज और 3 दिए 9। फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे, 13 रहेगा एज इट इज और 3 एकम 3। इसके बाद में 13, 13 एकम 13 और 1 एज इट इज। बात कन्फर्म? अब देख लीजिए, लैसे लघुत्तम संख्या यहाँ पे कहा गया है। अब जो हमने आपको दो पॉइंट्स लिखवाए उनको पढ़िए और इस एग्जाम्पल का सोल्व करने का हमारा तरीका देखिए, बात सेट है या फिर नहीं है, कंफर्म है या फिर नहीं है। ठीक है, अब लैसे के लिए देखिए, जो इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आए हैं सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाई उनको। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार लिखना है और 3 जो है लिखना है 2 बार। ठीक है, और गुना 13। बात कन्फर्म? अब इन संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो ही हमारा लैसे कहलाएगा, यानी लघुत्तम संख्या कहलाएगा। देखिए कैसे, 2 दूणे 4 दूणे 8 गुणा 3 किए 9 और गुणा 13। ठीक है, करिए इसको आगे भी सोल्व। इक्वल्स टू 8 को रखिए एज इट इज, 13 निम्मा कितना होता है, 13 का निम्मा होता है 117, यानी 13 का टेबल जब हम 9 बार पढ़ेंगे तो आएगा 117। 117 में 8 का गुणा आप कर दीजिए, 8 7 56, 5 को रखिए हाथ में, 8 एकम 8 और 5 हो जाएगा 13, 1 को हाथ में रखिए, 8 एकम 8 और 1
9। बात कंफर्म यहाँ पे बना है 936। अब 936 जो आया है, अब जो ये 236 आया है, अब यहाँ पे चेक करने के लिए आप किस तरीके से चेक करोगे कंफर्म है या फिर नहीं। लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या है, लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है। 26 और 72 से आप 936 को डिवाइड करके देखिए भैया, आसानी से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपका इसको डिवाइड करके देखने का। अब हम यहाँ पे प्रोसेस जो करेंगे वो करेंगे भैया मैसे के लिए। ठीक है, मैसे यानी महत्तम संख्या किसको बोलते हैं। सबसे पहले 26 का आप गुणनखंड कर लीजिए। मैसे तो है ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको आपको अलग अलग समझाएंगे क्योंकि फैक्ट्स जो हमने 2 लिखवाए हैं। सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 13 और 13 एकम 13। इसके बाद में यहाँ पे नंबर आता है 72। 72 को आप काटिए 2 से, 2 तेज 6, 2 छीके 12, 18 आ जाएगा। अब की बार में 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, इसके बाद 3 एकम 3, यानी पूर्णतः यहाँ पे फैक्टराइज हो गया है। अब आप इनका गुणनखंड लिख लीजिए। 26 का गुणनखंड आया है 2 गुणा 13 गुणा 1। इसके बाद में यहाँ पे लिखा जाएगा 72। 72 यानी 2 को लिखना है 3 बार गुणा में, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब इनका जो मैस है हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, 26 के गुणनखंड और 72 के गुणनखंड में आप वे नंबर्स ढूंढिए, वे फैक्टर ढूंढिए जो सेम मिलते हो। जो फैक्टर्स हमारे यहाँ पे सेम मिलेंगे, न्यूनतम घात का जो गुणनफल होगा वो ही हमारा मैसे बन जाएगा। कैसे देखिए, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो इसको लिख लेंगे हम यहाँ पे क्योंकि दोनों में सेम है। 2 यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है। 1 को आप लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 यहाँ पे मिल गया है, 1 यहाँ पे भी है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसको हम लिख सके, तो 2 ही एक ऐसा फैक्टर होगा, 2 ही हमारा मैसे हो जाएगा जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। बात कन्फर्म है, पूर्णतः विभाजित ये हो जाएगी। आप 2 से इनको डिवाइड करके देख सकते हो। इन दोनों में फर्क यही है लैसे और मैसे में, कि जो लैसे आएगा वो तो दी हुई संख्याओं से होगा डिवाइड, और जो मैसा आएगा, मैसा इन दी हुई संख्याओं को यहाँ पे डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा, भाग करेगा। बात कन्फर्म, समझ आई। जो हमने पॉइंट्स दिखाए उनको पढ़िए, उनको ध्यान से समझिए, और जो यहाँ पे आपको बताया है उसमें दिमाग लगाइए। ठीक है, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करने से पहले इसी पॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे आपको बना के इसको लिखना है। ठीक है, जो बातें हमने मौखिक रूप से बताई है उसी को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है। 3 पॉइंट्स निकले हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैस है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैस है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। जो बात हमने अभी अभी इससे पहले एग्जाम्पल में बोली है मैसे और लैसे वाले में, वो यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट, इसी की बात की जाए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, अब की बार यहाँ पे बात हो जाएगी लैसे की। लैसे वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। यही बात तो है ना, पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए फर्क समझिए आप, यहाँ पे छोटा सा फर्क समझिए। मैसे तो होगी वो संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी, और लैसे होगी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। बात कन्फर्म। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड जो हम करते हैं, अगर उनमें कोई भी
ओबेनिस्ट गुणनफल, ओबेनिस्ट कहते हैं भैया कॉमन को, कॉमन फैक्टर को, कोई भी कॉमन फैक्टर न हो तो उन संख्याओं का जो मैसे होगा वो हमेशा एक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर? ये फैक्ट्स यहाँ पे आप लोगों के साथ में इसलिए साझा कर रहे हैं कि ताकि आपको अगर कहीं पे आप न्यूमेरिकल लैंग्वेज में भटकते हो तो आप इस चीज को देखकर उनको समझ सको। बात क्लियर? इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर लास्ट पॉइंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये होगा संख्याओं तथा उनके मैसे तथा लैसे के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। बात कंफर्म? इसमें दो फैक्ट्स आएंगे। जब दो धनात्मक पूर्णांक होंगे तो इन दोनों संख्याओं और इनके मैसे तथा लैसे में क्या संबंध होगा वो आप देख लीजिए। जो संबंध बनेगा साथी यहाँ पे वो बनेगा लैसे ऑफ ए बी इंटू मैसे ऑफ ए बी इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्या जो होगी यहाँ पे a और b है तो a और b का हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिनको हम बोलेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। बात कंफर्म? अगर हमको यहाँ पे चाहिए होगा लैसे तो लैसे को अकेला रखेंगे, मैसे को भेज देंगे इसके डिवीजन में। अगर यहाँ पे चाहिए होगा मैसे तो मैसे को रखेंगे अकेला, लैसे को भेज देंगे इसके डिवीजन में। दो और यहाँ पे बात हमारी जो है निकल के आएगी। कंफर्म है? अब अगर यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हो तीन, दैट इज ए बी सी। अब की बार नंबर्स कितने हैं, संख्याएं कितनी है, तीन संख्या यहाँ पे दे दी गई है। तो इन तीनों संख्याओं और इनके मैसे तथा लैसे के बीच संबंध क्या बनेगा वो आप देख लीजिए। अगर ज्ञात करना होगा लैसे तो लैसे ऑफ ए बी सी, तीनों संख्याओं को यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन में लिख लेना है। अगर यहाँ पे पूछेगा लैसे तो यहाँ पे मैसे ऑफ ए बी सी से हम कर देंगे गुणा और डिवाइड कर देंगे इनको, मैसे ऑफ ए बी, मैसे ऑफ बी सी और मैसे ऑफ सी। बात समझ में आई? यानी दो दो संख्याओं का मैसे ज्ञात करेंगे और उसके बाद में डिवीजन कर देंगे। कन्फर्म? अगर यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे लैसे, अगर हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे मैसे ऑफ ए बी सी, यहाँ पे मैसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन करके इसमें लैसे ऑफ ए बी सी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसे लैसे ऑफ ए बी, लैसे ऑफ बी सी, लैसे ऑफ सी ए के मल्टीप्लिकेशन से। बताइए बात समझ आई या फिर नहीं? उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे संबंध लिखे हैं इनमें ये आपको कंफर्म हो गए होंगे। एक्सरसाइज 1.1 इन्हीं पांचों के पांचों पॉइंट पर जो टॉपिक फर्स्ट लिया इसके अंदर जो ये 5 पॉइंट हमने आपको यहाँ पे बताए हैं इन्हीं पे बेस है, इनसे अलग कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को सीरियसली ये चीजें लेनी है। अब आप इनका नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे बताएंगे। एक एग्जाम्पल तो होगा इससे रिलेटेड और एक होगा इससे रिलेटेड। करिए आप इसको नोट, फिर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझिए। देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, इसमें कहा है यदि संख्या a और b का मैसे 12 है, a और b का जो मैसे है वो 12 दिया गया है और इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 3600 यानी 3600। तो इन संख्याओं का जो लैसे है वो हमको यहाँ पे बताना है। अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है, इसमें कहता है सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि संख्याएं क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, संख्याएं है भैया यहाँ पे a और b। आप बोलोगे संख्याएं तो यहाँ पे 2 है। अब इन संख्याओं का जो मैसे दिया गया है, इन संख्याओं का मैसे दैट इज HCF ऑफ a एंड b इक्वल्स टू 12 यहाँ पे कहा गया है। अब इन संख्याओं का जो गुणनफल है दैट इज संख्याओं का गुणनफल a इंटू b जो है वो दिया गया है 3600। बात कन्फर्म? यहाँ पे हमसे पूछा गया है लैसे ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या है ये हमको बताना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, संख्याएं कितनी 2।
फर्स्ट प्रोडक्ट वाला यहाँ पे रूल लगाइए। फर्स्ट जो फैक्ट्स बताया उसमें दो संख्याओं के बीच में से और लेसे में क्या संबंध होता है वो यहाँ पे रूल है, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्योंकि संख्याएं तो है, गुणनफल दिया गया है, मैसे दिया गया है, केवल लेसे पूछा गया है, तो भाई रूल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि मैसे ऑफ ए बी इंटू लेसे ऑफ ए बी इक्वल्स टू कहता है संख्याओं का गुणनफल, दैट इज ए इंटू बी। रखिए इसमें वैल्यूज आप भरिए। मैसे जो दिया गया है वो है 12, लेसे ज्ञात करना है ए और बी का। ए इंटू बी इक्वल्स टू हमारे पास में है देखिए 3600, रख दीजिए 3600। लेसे को ज्ञात करना है तो लेसे को लेफ्ट साइड में रखेंगे अकेला, दिस इंप्लाइज दैट लेसे ऑफ ए बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 36 गुणा 100, इसको लिख सकते हैं और अपोन में आ जाएगा 12। 12 से 36 को काटेंगे 3 बार में, 12 3 36 और 3 का गुणा 100 में हो जाएगा, तो गुणा होने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का लेसे। ठीक है, लेसे ऑफ ए बी इक्वल्स टू 300। बात कन्फर्म। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनली सॉल्यूशन, जो होगा इसका एलसीएम। बात समझ आई? करिए आप इसको नोट। फिर एक एग्जाम्पल और आपको यहाँ पर समझाएंगे, इसमें 3 संख्याएं दी गई होगी, इसको आप एक बार नोट करिए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि संख्याओं का मैसे 28, 35 और 343 ये है संख्याएं और इन सभी का मैसे जो है 7 है, तब लेसे 28, 35, 43 का हमको ज्ञात करना है। बात कन्फर्म। इस तरीके के क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि सबसे पहले तो भैया लिख लेनी है संख्याएं। संख्याएं है यहाँ पे 28, 35 और 343। इसके बाद में इन संख्याओं का जो मैसेज दिया गया है, मैसेज है यहाँ पे कितना 28, 35, 343 7 है। अगर हम यहाँ पे अलग अलग इनका मैसेज निकाल लें, यानी 28, 35 का जो मैसेज होगा वो भी कितना होगा, यहाँ पे 7 ही होगा, सीधी सी बात है। और अगर मैसेज की बात करें हम 35 और 343 की, तो भी मैसेज 7 होगा। और यदि 343 और 28 की जो मैसेज होगा वो उसकी बात करें, वो भी यहाँ पे 7 ही होगा। तो यहाँ पे इसने कहा है कि हमें भैया लेसे बता दीजिए इसका कितना होगा, लेसे यानी एलसीएम। ठीक है, 28, 35, 343 का यहाँ पे एलसीएम कितना होगा। अगर कहीं पे इस तरह की कंडीशन बनती है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, चूंकि हमें पता है कि यदि किसी क्वेश्चन में 3 संख्याओं के दिए हुए क्वेश्चन में मैसे तथा लेसे में संबंध ज्ञात करना है, तो क्या इसका फॉर्मूला होता है, और लेसे यहाँ पे हमसे ज्ञात करवाया है, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ये तीनों संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया, वो बन जाएगा। देखिए तो तीनों संख्या को तो हम यहाँ पे कर देंगे गुणनफल, क्योंकि ये हमारा रूल कहता है, फॉर्मूला कहता है, हो गया, इनटू। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे लेसे पूछा गया, तो यहाँ पे आप मैसे से गुणा कर दीजिए इन तीनों संख्याओं को। ठीक है, 28, 35, 343 इन तीनों संख्याओं के मैसे से हम यहाँ पे कर देंगे गुणा और डिवाइड कर देंगे इसको मैसे ऑफ 28, 35 गुणा मैसे ऑफ 35, 343 और गुणा मैसे ऑफ 343 और 28 के गुणनफल से। कन्फर्म है? तो करिए एक बार इसको आप सोल्व। लेसे एलसीएम ऑफ 28, 35,
343 इक्वल जो हो जाएगा 28 गुना 35 गुना 343 और गुना मैथ है कितना है, मैथ यहाँ पे दिया गया है 7, 7 को यहाँ पे रख लीजिए, डिवाइड में आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि इन सभी का मैथ कितना है यहाँ पे 7 7 है। तो देखिए इस 7 से तो इसको काट देंगे, 7 चौके 28, 7 से 35 को काटेंगे, 7 पंजे 35, 5 बार में कट जाएगा, 7 से इसको आप काटिए तो कितना यहाँ पे बनेगा 7 चौक 28, 6 यहाँ पे हो जाएगा 63, 7 नाम 63। बोलिए बात कंफर्म है। अब 4 गुना 5 को तो हम लिख लेंगे भैया 20 गुना 49 और 7 ही कर लीजिए गुणा, 7 नम हो जाएगा 63, यानी ये बन जाएगा 343। ठीक है, अब 20 और 343 की आप गुणा कर लीजिए, जो भी गुणा करने के बाद आएगा वही यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम। यानी देखिए अब गुणा करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 2 दिए यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 चौके हो जाएगा 8 और 2 दिए फिर से हो जाएगा 6 और 0 एज इट इज। ठीक है, तो 6860 इस क्वेश्चन का हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट इज हमसे यहाँ पे पूछा गया था एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम इस क्वेश्चन का आ जाएगा ये। बोलिए बात सही है कि नहीं, कंफर्म है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये टॉपिक फर्स्ट था हमारा अंकगणित आधारभूत प्रमेय, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग इन बेस में जो 5 के 5 पॉइंट है इन सभी को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, एक्सरसाइज जो है आपकी क्लियर हो जाएगी, इस बात की भैया गारंटी हमारी है। कंफर्म, तो करिए आप इसको नोट, फिर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन बताएंगे। देखिए ये पांचों के पांचों पॉइंट यहाँ पे क्लियर कराए गए हैं, फिर यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका 110% सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और जो टॉपिक 2 होगा, टॉपिक 2 नेक्स्ट वीडियो का हम यहाँ पे उसको क्लियर कराएंगे, और जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको भी यहाँ पे क्लियर कराएंगे। तो आप सबसे पहले इस टॉपिक फर्स्ट को क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें टॉपिक 2 को क्लियर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक 1 में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।